दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने कई ताकतवर राजाओं को देखा है और उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज से कई वर्ष पहले की बात है जब भारत में कई मुगल शासकों का शासन हुआ करता था। उस दौर में एक ऐसी स्त्री भी हुई जिसने मुगलों की दिल्ली सल्तनत पर राज किया। वो इतिहास की सबसे पहली स्त्री थी जिसने 5 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उस महिला मुगल शासक का नाम रजिया सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महल के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाले थे। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो दुनियादारी से कटने लगता है। बड़ी से बड़ी सल्तनत मिलने पे भी उसे खुशी नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही कहानी है दिल्ली की सल्तनत को अपने नाम करने वाली रजिया सुल्तान के। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासक की जिंदगी की कहानी जितनी रोचक है, उससे भी कहीं ज्यादा उसकी प्रेम कहानी दिलचस्प है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं भारत की पहली महिला सुल्तान की कहानी, जिसके महिला होने ने उसका प्यार छीना, सत्ता छीनी और जिंदगी भी छीन ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान भारत की पहली शासिका थी। उसका पूरा नाम जलूलत उद-दीन रजिया था। हालांकि रजिया के जन्म की तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा बताया जाता है कि उसका जन्म सन 1205 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। दोस्तों, रजिया सुल्तान मुस्लिम व तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थे। उसने लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला था। उसका पूरा कार्यकाल संघर्षों में ही बीता। आपको बता दें कि रजिया गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र थे। जिस समय रजिया गद्दी पर बैठे, उसके चारों तरफ घोर संकट छाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अमीर एवं दरबारी अपने ऊपर एक स्त्री का शासन होते नहीं देख सकते थे, इसलिए वो लगातार उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। दोस्तों, रजिया को 12 अप्रैल 1236 को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश के निधन के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश एकमात्र पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनकी मौत के बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके पहले इल्तुतमिश के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश के बड़े बेटे की मौत के बाद मुस्लिम वर्ग ने रजिया के राज सिंहासन संभालने का विरोध किया। इसलिए इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि रुकनुद्दीन एक कुशल शासक की भूमिका निभाने में असमर्थ रहा था। ऐसा भी माना जाता था कि राजगद्दी पर तो रुकनुद्दीन बैठा था, लेकिन वो कहने को एक कठपुतली मात्र था। असल में दिल्ली की सल्तनत पर इल्तुतमिश की विधवा पत्नी शाह तुर्कन का हुक्म चलता था, जिसका अंदाजा कहीं न कहीं उन लोगों को भी था जिन्होंने रजिया सुल्तान को ये कहते हुए राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया कि वो एक महिला है। लेकिन अब उनका ये फैसला कि रजिया सुल्तान की जगह उसके छोटे भाई रुकनुद्दीन को शासक बनाया जाए, अब उन्हीं पे उल्टा पड़ गया था। उन्हें न चाहते हुए भी एक महिला शासक के अधीन रहना पड़ रहा था। दोस्तों, रुकनुद्दीन के राजा बनने के बाद उसकी अय्याशी का सिलसिला भी बढ़ गया और अब उसका सारा वक्त दिल्ली सल्तनत को संभालने की जगह अपनी अय्याशी करने में जाता था। दोस्तों, उसके पीठ पीछे कुछ समय तक तो इल्तुतमिश की विधवा पत्नी ने सब कुछ संभाल रखा था, लेकिन वो चाहकर भी अकेले पूरी सल्तनत को नहीं संभाल सकते थे। जिसके बाद वो दिन आया जब इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कन का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था और कहते हैं यहीं से रुकनुद्दीन के पतन का सिलसिला चालू हुआ। जिसके बाद विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कन की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके बाद सुल्तान के लिए किसी दूसरे विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद नहीं किया। यही नहीं, बाद में वो युद्ध में भी बिना नकाब पहने शामिल हुए। दोस्तों, रजिया सुल्तान सल्तनत ही नहीं, युद्ध में भी अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखते थे। वो उस दौर में दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। इस दौरान रजिया को अपने सलाहकार जमातुद्दीन याकुत से मोहब्बत हो गई। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे थे। लेकिन मुसलमान शासकों को एक शासिका की ये बात पसंद नहीं आई, जबकि रजिया अपनी मोहब्बत के साथ फर्ज को भी बखूबी निभा रहे थे। बताया जाता है कि रजिया के प्रेमी याकुत से तब के कट्टर मुस्लिम काफी नफरत किया करते थे और नफरत करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि याकुत तुर्की का नहीं था। साथ ही रजिया ने युद्ध के घोड़ों की जिम्मेदारी देते हुए याकुत को घुड़शाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। एक घुड़शाला में काम करने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली के सुल्तान रजिया के नाजायज संबंध और निकाह राज्यपालों, उच्च अधिकारियों और मुस्लिम राजवंश के सूबेदारों को पसंद नहीं था। दोस्तों, इसी दौरान भटिंडा के राज्यपाल मलिक अल-तुनिया को रजिया की खूबसूरती भा गए थे। उसने दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया की पहली मोहब्बत याकुत को मारकर रजिया को बंदी बना लिया। अपने पिता से किए हुए वादे कि वो दिल्ली सल्तनत को किसी और के कब्जे में नहीं आने देगी, उसको पूरा करने के लिए रजिया ने अल-तुनिया से शादी कर ली।
कहते हैं कि अपने फर्ज के खातिर रजिया ने बेशक अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन वो उम्र भर याकूत को ही चाहती रहे। इसी बीच रजिया के भाई मुईदुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे। कैथल में रजिया और उसके पति का सामना जाट राजाओं से हुआ, जहां उसकी सेना ने दोनों का साथ छोड़ दिया। जाट राजाओं ने अल्तुनिया को मारने के बाद रजिया को भी मार दिया, जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए रजिया ने आखिरी बार याकूत का नाम लेते हुए खुद को तलवार मार ली। रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। हालांकि रजिया की मजार को लेकर इतिहासकारों का एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं। अलग अलग समय पर इतिहासकार इस बारे में अपनी थ्योरी पेश करते रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रजिया के साथ उसके प्यार याकूत की ही कब्र है, जबकि अल्तुनिया का नाम केवल इतिहास की एक घटना के रूप में ही रजिया के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि रजिया एक महान शासक, बहादुर, न्यायप्रिय और प्रजा का कल्याण करने वाली स्त्री शासक थे। गद्दी पर बैठते ही रजिया ने पर्दा उतार फेंका और पुरुषों जैसे वस्त्र धारण कर लिया। वो बड़े प्रभावशाली ढंग से अपना दरबार चलाते थे। पंजाब, बंगाल, बिहार सहित देश के अधिकांश भाग उसके अधिकार में आ गए थे। एक मर्तबा दिल्ली में नूरुद्दीन के विद्रोह को जब उसकी सेना ने दबा दिया तो इससे भयभीत होकर कई विरोधी उसकी शरण में आ गए। दोस्तों, योग्य शासक होने के बावजूद रजिया का पतन हुआ और उसके पतन के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला उसका स्त्री होना और दूसरा अपने ही गुलाम याकूत के साथ नाजायज संबंध रखना। याकूत के साथ नाजायज रिश्तों की वजह से इतिहासकार उस पर मर्यादा भंग करने के भी आरोप लगाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की कब्र को लेकर भी समय समय पर 3 अलग अलग जगह पर दावे पेश किए गए हैं। और तो और रजिया की मजार को लेकर भी इतिहासकारों का भी एक मत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन असल में वास्तविक मजार कौन सी है, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे रजिया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है। वहीं पास ही में एक छोटी मजार भी है जो याकूत की मजार हो सकती है। दोस्तों, अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर उस मजार को रजिया की मजार करार दिया गया है। वहाँ के स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि बहराम से जंग और रजिया की मौत के बीच 1 माह का फासला था, लेकिन इतिहासकार इस 1 माह के फासले को बताना भूल गए और जंग के तुरंत बाद उसकी मौत मान ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। जंग में हार को सामने देख याकूत रजिया को लेकर राजपुताना की तरफ निकल गया। वो रजिया की जान बचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे टोंक में घेर लिया गया और यहीं उसकी मौत हो गई। खैर दोस्तों, अब सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन रजिया सुल्तान के साहस और वीरता की कहानी भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। वो दिल्ली की तख्त पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासक थी। यही नहीं, एक महिला होते हुए भी रजिया सुल्तान ने जिस निडरता के साथ संघर्ष किया, उसके कारण ही सभी आधुनिक इतिहासकार उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। एक इतिहासकार ने उसके बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि वो महिला होकर भी पुरुष का मस्तिष्क रखते थे और 25 पुत्रों से भी बढ़कर थे, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने गुलाम याकूत के साथ नाजायज रिश्ते बनाकर अपने ऊपर दाग लगवा लिया। तो दोस्तों, ये है कहानी भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।